हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं नाउन के पार्ट 3 के बारे में। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का नाउन का पार्ट देखा था। आज पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। देखिए पार्ट 3 क्या, पार्ट 1 पार्ट 2 में जिस तरह काम किया गया वैसे ही पार्ट 3 में किया गया है। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन पे आपको बिल्कुल कंसेप्ट बताया जा रहा है। तो आप ज़रूर इसको अपने कॉपी पर, डायरी पर नोट डाउन कीजिएगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए अभी लॉकडाउन के दौर में आपके लिए एक यूट्यूब चैनल पर क्लास स्टार्ट किया गया है, जिस चैनल का नाम है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी करना होगा, आपको अच्छा लगेगा तो। अब देखिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए मेरा। यहाँ पर सारा आपको PDF फाइल मिल जाएगा, इंग्लिश विथ डी पांडे। आपका ये PDF सारा यहाँ पे मिल जाएगा। अब उसके साथ कुछ मैं बात करता हूँ तो देखिए आपको द हिंदू एडिटोरियल एवरीडे मिलेगा। टेस्ट पेपर भी उसके साथ उसका इंक्लूड रहेगा, लेकिन टेस्ट पेपर का अलग से आपको वीडियो दिया जाएगा। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी आपको डेली दिया जाएगा। ग्रामर भी अभी दिया जा रहा है, तो ग्रामर में आज हम लोग नाउन पे जो बात करने वाले हैं, नाउन चल रहा है अभी। टेस्ट पेपर भी इसके साथ दिया जाएगा। देखिए अभी डिफेंस के लिए एक अलग से आपको एवरीडे मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और अभी एक मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अभी बहुत सारे स्पेशल क्लास आपके लिए चालू करने के लिए सोचा है। जैसे SSC का मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है, तो ये आएगा। बैंक का भी अलग से आएगा। मैं सबको अलग अलग लेकर आऊँगा, तो आप ज़रूर इसको लास्ट तक देखें। चलिए आज हम बात करते हैं कि हम लोग नाउन के बारे में देखते हैं। तो पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है द ब्रेदरेंस। देखिए ब्रेदरेंस मतलब होता क्या है, भाई। बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा अगर भाई की संख्या हो गई तो ब्रेदरेंस कहा जाता है। द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी, मतलब इस लोकल के जितने भी भाई हैं, आर ऑलवेज हमेशा, एट डैगर ड्रा, लिख सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा वर्ड है। डैगर ड्रा मतलब होता है दुश्मनी करना, शत्रुता करना। विदाउट एनी अपेरेंट रीजन, अपेरेंट मतलब स्पष्ट रूप से, रीजन मतलब कारण। अपेरेंट यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर से मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ। कह रहा है कि जितने भी ब्रेदरेंस है इस लोकल एरिया का हमेशा ही दुश्मनी रखते हैं बिना किसी स्पष्ट कारण का। इसमें अगर क्वेश्चन से पहले मैं देखूँ तो आपका ये जो ब्रेदरेंस है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये देखिए ध्यान से समझिए, दिस लोकेलिटी पार्टिटिव का काम कर रहा है। ब्रेदरेंस प्लुरल लग रहा है इसलिए आर प्लुरल आया। अब ऑलवेज यहाँ देखिए एडवर्ब का काम किया है। एट डैगर ड्राई ऑब्जेक्ट के एरिया में टोटल ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, इसको बनाने से पहले हम कंसेप्ट पे देखते हैं। कंसेप्ट 1 आप इसे जरूर अपने कॉपी और डायरी पे नोट डाउन करेंगे, ज़्यादा फायदा होगा। देखिए सिंगुलर में ब्रदर होता है, जैसे आप एक हैं तो किसी न किसी के आप भाई हैं तो ब्रदर हो गए। अब आप ही को संख्या प्लुरल करें आप ही का, तो देखिए दो तरह से, एक होता है प्लुरल में ब्रदर्स और एक होता है ब्रेदरेन, दोनों प्लुरल वर्ड है। अब देखिए कह रहा है कि ब्रदर्स कब होता है प्लुरल में और ब्रेदरेन कब होता है प्लुरल में। जैसे मानिए आप 4-5 भाई हैं और सब एक ही माता पिता के संतान हैं, सब एक ही पिता के बेटे हैं, तो जब सेम पेरेंट्स रहेगा, यानी देखिए मैंने लिखा है विथ ब्लड रिलेशन, सेम पेरेंट्स, सेम पेरेंट्स की अगर बात हो और एक से ज़्यादा उनके संतान की बात हो तो प्लुरल में याद रखना होगा ब्रदर्स होगा। लेकिन आप आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं और खेलने के लिए जुटते हैं तो कहते हैं कि हम लोग भाई भाई हैं, तो वो देखिए आप एक ही माता पिता के नहीं हैं, अलग अलग माता पिता के हैं, और आप में एक सबसे देखा जाए तो फ्रेंडली रिलेशन है और कह रहे हैं कि हम भाई हैं। तो इस तरह के भाई को एक से ज़्यादा बताना हो तो ब्रेदरेन होगा। यानी ब्रदर्स का यूज कब होगा, जब एक ही पिता माता की बात हो, एक संतान नहीं एक से ज़्यादा संतान। और ब्रेदरेन कब होगा, जब एक से अधिक भाई को बताया जाए और सब अलग अलग माता पिता के हो। देखिए ब्रदर में एस जुड़ेगा तो ब्रदर्स होगा प्लुरल, लेकिन ब्रेदरेन में एस नहीं जुड़ेगा, बिना एस का ये प्लुरल है, ब्रेदरेन होता है। तो यहाँ आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। लिखा है द ब्रेदरेन ऑफ दिस लोकेलिटी, तो देखिए ब्रेदरेन में एस लगा है, ब्रेदरेंस, और मैंने यहाँ समझाया कि ब्रेदरेन पहले से ही प्लुरल है, तो जब ये पहले से प्लुरल है तो इस ब्रेदरेंस में अब एस लगाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ये गलत है। तो आपका यही गलत है, ये ब्रेदरेंस गलत है। ब्रेदरेंस को आप हटाकर ब्रेदरेन केवल लिखिए, यानी यहाँ पे आपको लिखना होगा BRETHREN, ब्रेदरेन लिखेंगे। ब्रेदरेन एक प्लुरल वर्ड है, इसलिए देखिए आर प्लुरल वर्ब आया है। मैं समझ रहा हूँ कि मेरे बात को आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल कॉपी पे डायरी पे आप नोट डाउन करेंगे। और आपको किसी भी तरह का डाउट हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर इसके कॉमेंट में बताएंगे, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करने में परेशानी हो रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, मतलब जो कह रहा है कि चारों तरफ का जो सुंदरता है,
ठीक है, ब्यूटीफुल सुंदर की बात कर रहा है, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, ऑफ द प्लेस इस जगह का, अट्रैक्टेड आकर्षित कर लिया है, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को, टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक, कमिंग फ्रॉम जो आ रहे हैं, अबॉर्ड, अबॉर्ड मतलब होता है बाहर से, विदेश से, फॉरेन से। तो इसमें मैं थोड़ा सा बात करूँ आपके साथ, तो कह रहा है ये जो ब्यूटीफुल सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग ये है आपका, ऑफ द प्लेस इस जगह का, अट्रैक्टेड आकर्षित कर लिया है, ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट बहुत से ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट को, कमिंग फ्रॉम अबॉर्ड जो विदेश से आया करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपका ये देख लेता हूँ मैं, देखिए यहाँ द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ये जो है सब्जेक्ट बना हुआ है, आपका द प्लेस जो है यहाँ पर ये पार्टिटिव बना हुआ है, पार्टिटिव है। ये देखिए अट्रैक्टेड वर्ब है, अट्रैक्टेड आया है ब्यूटीफुल सराउंडिंग के लिए, ये आपका वर्ब है। ये लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये बाकी सब ऑब्जेक्ट के एरिया में है। अब इसमें गलती क्या है, तो इसको बनाने से पहले कंसेप्ट नंबर यहाँ 2 पर ध्यान दीजिए, आप अपने कॉपी पर डायरी पर इसे जरूर नोट डाउन करें। देखिए नाउन के तौर पे अगर आप किसी परिसर को बताते हैं, जैसे आप जहाँ रह रहे हैं, आपका जहाँ घर है, तो आस पड़ोस के मोहल्ला को जब बताया जाए तो उसको हम लोग नाउन के तौर पे कभी भी सराउंडिंग नहीं लिखेंगे। देखिए लिखा है आस पड़ोस के माहौल को बताने के लिए, परिवेश को बताने के लिए सराउंडिंग्स होता है, और सराउंडिंग्स प्लूरल में काम करता है, यानी वर्ब प्रोनाउन प्लूरल लेगा, सराउंडिंग्स इज नहीं, सराउंडिंग्स आर होगा। उसी तरह प्रीमाइस, देखिए प्रीमाइस मतलब होता है क्या, परिसर होता है, जैसे जिस भवन में आप रह रहे हैं ना वो आपका परिसर है, ठीक है। तो जब किसी भवन को बताया जाए, किसी परिसर को बताया जाए, तो वहाँ पर सिंगुलर में कभी भी प्रीमाइस नहीं होता है, बल्कि प्लूरल में हमेशा प्रीमाइसेस होता है। अब उसी तरह अगर किसी लोकेशन को बताया जाए, किसी एरिया को बताया जाए, तो उस एरिया को बताने के लिए कभी भी आउटस्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, आउटस्क्रिप्ट लिखा जाता है, प्लूरल में काम करता है। ये तीनों के तीनों प्लूरल में काम करते हैं और वर्ब प्रोनाउन भी प्लूरल लेते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करूं तो यहाँ पे देखिए आपका जो अट्रैक्टेड वर्ब आया है ये ब्यूटीफुल सराउंडिंग के लिए आया है। तो ब्यूटीफुल सराउंडिंग में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, सराउंडिंग नाउन है। तो नाउन के तौर पे कभी भी सराउंडिंग नहीं लिखा जाता है, गलत है। नाउन के तौर पे हमेशा सराउंडिंग्स लिखा जाता है। तो आपका आंसर जो सेकेंड का होगा, ये सराउंडिंग गलत है, सराउंडिंग के जगह पर सराउंडिंग्स हो जाएगा। सराउंडिंग आंसर आपका बिल्कुल गलत है, सराउंडिंग नहीं सराउंडिंग्स होगा। पहला का सेकेंड का आंसर आपका एपल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करने से पहले उसके साथ कंसेप्ट पे भी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िएगा पहले। टू समन्स, समन्स मतलब क्या होता है, बुलावा होता है, बुलावा पत्र या बुलावा। कह रहा है जो टू समन्स हैं हैव बीन इशू, उसको जारी किया गया। इशू मतलब होता है जारी करना। ये देखिए समन्स टू लगा है, इसीलिए लग रहा है कि ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो है भाया है। ये टू समन्स सब्जेक्ट है। कह रहा है कि दो बुलावा जो है, दो बुलावा मतलब जो बुलाने की जो प्रथा है, बुलाने की जो मतलब एक मेथड है, इशू जारी किया जा चुका है बाय द कोर्ट। देखिए समन मतलब होता क्या है, जब न्यायिक बुलावा आता है तो उसको कहते हैं, जैसे कोर्ट बार बार नोटिस भेजता है। तो कह रहा है कोर्ट के द्वारा मतलब बुलावा 2 बार बुलाया गया है। बट यू हैव नॉट टर्न अप इट, लेकिन अब तक आप वहाँ पे नहीं गए हैं, ठीक है, आप तक अभी तक वहाँ आप शामिल नहीं हुए हैं। तो इसको बनाने से पहले मैं यहाँ कंसेप्ट 3 पे बात करूँगा। देखिए लिखा है सम सिंगुलर नाउन, जैसे मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स होता है और ये सिंगुलर में काम करता है, और मैथमेटिक्स आपका ईज होगा, मैथमेटिक्स आर नहीं होगा। अब देखिए लिखा है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स भी सिंगुलर होगा। समन्स, देखिए समन्स भी सिंगुलर है, और लिखा हुआ पॉलिटिक्स, ये सब सिंगुलर है। मैंने लिखा है यहाँ पे कि सम सिंगुलर्स नाउन। तो जब ये सिंगुलर हैं तो हमेशा सबसे पहले तो याद रखिए इनके अंत में एस होगा, और भर प्रोनाउन भी हमेशा इसके लिए सिंगुलर होगा। अब इसके साथ कुछ नोट है, जैसे देखिए कहीं पर ध्यान से नोट में देखिएगा तो समझ में आएगा, प्लूरल कार्डिनल नॉमिनल एडजेक्टिव लिखा है। प्लूरल कार्डिनल नॉमिनल एडजेक्टिव होता क्या है, तो देखिए एग्जांपल में मैंने यहाँ लिखा है 2, 3, 4, 5 है, ये प्लूरल कार्डिनल नॉमिनल एडजेक्टिव है। तो अगर प्लूरल कार्डिनल नॉमिनल एडजेक्टिव लिखा हो और उसके आगे समन्स आया हो, SUMMONS आया हो, तो ये लिखना ये गलत होगा। ये प्लूरल कह रहा है, इसीलिए इसके बाद समन्स में याद रखना होगा अलग से ES हो जाएगा, और इसको ES करने के बाद ये प्लूरल में देखिए ये समन्सेस हो जाएगा, SUMMONSES होगा, और ये प्लूरल के भांति काम करेगा। तो जब ये प्लूरल के भांति काम करेगा तो आपका भर प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है, आप समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2, 3, तो आप इसी क्वेश्चन को देखिए, टू समन्स है। तो टू समन्स आप जब देख रहे होंगे तो यहाँ देखिए समन्स नाउन है, टू आपका एडजेक्टिव है। तो इस टू के अनुसार तो इसमें समन्स में अलग से ES लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है। तो आपका आंसर ए है, टू समन्स है, तो टू आपका बिल्कुल सही लिखा है। अब समन्स के जगह पे
यस हो जाएगा, आपका ए आंसर होगा। समअंशेष हो जाएगा, आपका आंसर ए जाएगा। प्लूरल इसलिए देखिए है प्लूरल आया है। आप सारे कंसेप्ट को जरूर अपने कॉपी पर डायरी पर लिखेंगे और लास्ट तक जरूर दिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ही हैज ऑर्डर, देखिए ही सब्जेक्ट है, उस आदमी ने ऑर्डर किया है ब्रिक्स मतलब ईंट लाना, ब्रिक मतलब होता है ईंट, वो ईंट का ऑर्डर किया है, एंड स्टोन्स और पत्थर का, देखिए दोनों प्लूरल है, ठीक है। तो कह रहा है उस आदमी ने ऑर्डर कर दिया है कि ब्रिक्स और स्टोन्स को लाना है फॉर होटल, होटल बनाने के लिए, एंड बार और बार बनाने के लिए। इसमें अगर देखिएगा तो ही सब्जेक्ट है, ही के लिए हैज ऑर्डर्ड वर्ब है, ए ब्रिक एंड स्टोन्स नाउन है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि वर्ब के बाद आया है। फॉर होटल एंड बार ये भी ऑब्जेक्ट है। इसमें अगर मैं बात करूं तो होटल जब बनाया जाएगा, बार बनाया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे ईंट लगेंगे, बहुत सारे पत्थर लगेंगे, बहुत सारे स्टोन लगेंगे। अब उस कंसेप्ट 4 को देखिए, जैसे अगर कहीं भवन को बता रहे हैं, बिल्डिंग को बता रहे हैं, तो बिल्डिंग के तरफ जैसे मैंने कहा कि आप एक बिल्डिंग खड़ा है उसके तरफ देखिए और मुझे गिन के बताइए कि इसमें कितने ईंट और पत्थर लगे हुए हैं, कितने स्टोन और ब्रिक हैं, तो आपसे वो नहीं गिना जाएगा। तो मैं यही कहूँ कि अगर किसी बिल्डिंग में मौजूद अगर ईंट और पत्थर की बात की जाए तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या होगी कि हम उसे गिन नहीं पाएंगे। तो यानी उसके लिए हम प्लूरल में अगर लिखेंगे ब्रिक्स और स्टोन्स बोलेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। यानी जब भवन और परिसर बताते समय ब्रिक और स्टोन हो तो प्लूरल में कभी नहीं आएगा, हम ब्रिक्स और स्टोन्स नहीं बोलेंगे, बल्कि भवन और परिसर को बताते समय हम हमेशा सिंगुलर में ब्रिक और स्टोन बोलेंगे, सिंगुलर में लिखा जाएगा। यानी सिंगुलर में यहाँ ब्रिक एंड स्टोन होगा, ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं विदाउट बिल्डिंग यानी भवन नहीं है, ऐसे ही है, नॉर्मल है, जैसे रोड पे सड़क पे कहीं ईंट रखा हुआ है, तो जब ईंट रखा हुआ है तो हो सकता है संख्या उसकी एक भी होगी, एक से ज़्यादा, तो सड़क पर रखेगा एक ईंट को गिन सकते हैं, लेकिन भवन में लगे गए सारे ईंट को नहीं गिना जा सकता। इसलिए जब भवन के अलावा अगर कहीं बात हो तो ये सिंगुलर में भी सही है ब्रिक एंड स्टोन और प्लूरल में भी सही है ब्रिक्स एंड स्टोन्स। क्लियर? तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस आदमी ने ऑर्डर किया है ईंट और पत्थर को, ठीक है, कि होटल और बार बनाएगा, तो होटल और बार एक बिल्डिंग बनने जा रहा है, उसमें कितने ईंट लगेंगे अनकाउंटेबल का सेंस ले लेगा। इसलिए देखिए आपका ये गलती है, ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं होगा, बल्कि ब्रिक्स एंड स्टोन्स के जगह पे आप लिखेंगे ब्रिक लिखा जाएगा, BRIC के ब्रिक, एंड उसके बाद स्टोन लिखा जाएगा STONE, यानी आपका होगा ब्रिक एंड स्टोन हो जाएगा। तो आपका आंसर मैं समझता हूँ कि बी होगा, ब्रिक एंड स्टोन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा तो बिल्कुल क्लियर है, कह रहा है कि व्हेन जब यू सी आप देखते हैं ही उसे, हीज है, जब आप देखते हैं उसके ऑफ स्प्रिंग, देखिए ऑफ स्प्रिंग्स है, ऑफ स्प्रिंग्स मतलब होता है संतान, बेटा बेटी को ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। जब आप देखते हैं उसके संतान को, यू कांट बिलीव, तो कह रहा है आपको विश्वास नहीं हो सकता, दैट कि ही इज अबव 70, देखिए कि उसका उम्र 70 साल से ज़्यादा हो गया। एक बार फिर देखिए आप क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि जब आप देखते हैं उसके बेटा या बेटी को यानी संतानों को, तो आपको ये विश्वास नहीं हो सकता कि अब वो 70 से ज़्यादा का उम्र का हो गया। तो ये काफ़ी क्लियर है, आप समझ रहे होंगे। देखिए इसको बनाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि वेन यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो WH वर्ड है जो बीच में कनेक्टर का काम कर रहा है, अब एक तरह से कह सकते हैं कंडीशनल वर्ड का काम कर रहा है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू के लिए देखिए सी वर्ब आया है, फिर आगे यू सब्जेक्ट आया है, उसके लिए कैन वर्ब आया है। इसका कंसेप्ट आप देखिएगा तो समझ जाइएगा। देखिए मैंने इंग्लिश में लिखा है सम नाउन्स आर सेम, कुछ नाउन है जो सेम रहते हैं सिंगुलर और प्लूरल, चाहे आप सिंगुलर उसको मानिए चाहे प्लूरल मानिए, वो हमेशा एक ही जैसा लिखा जाता है। जैसे एजेंडा, एजेंडा मतलब होता है मुद्दा, आपके पास एक मुद्दा हो तब भी एजेंडा होगा और एक से ज़्यादा मुद्दा हो तब भी एजेंडा होगा। अब डाटा, आपके पास एक आंकड़ा हो तब भी डाटा होगा, एक से ज़्यादा आंकड़ा हो तब भी डाटा होगा। अब लिखा हुआ हेड क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर्स मतलब होता है मुख्यालय, आप एक मुख्यालय की बात करेंगे तब भी हेड क्वार्टर्स ही लिखेंगे यानी ये ही होगा, और एक से ज़्यादा की बात करेंगे तब भी हेड क्वार्टर्स होगा। आप अगर संतान की बात करते हैं तो आपके एक संतान है तब भी ऑफ स्प्रिंग होगा और एक से अधिक संतान है तब भी ऑफ स्प्रिंग ही होगा, कभी ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होगा। तो आप समझ रहे होंगे मेरे बात को। तो क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि जब आप देखते हैं उनके संतानों को, ये देखिए ऑफ स्प्रिंग में एस लगाया है, ये गलती है, मैंने कहा है कि ऑफ स्प्रिंग में एस नहीं लगता है, तो आपका आंसर आपका यहीं जाएगा, ऑफ स्प्रिंग्स गलत है। ऑफ स्प्रिंग्स के जगह पे आप उसको करेक्ट कीजिए, सुधारिए, और ऑफ स्प्रिंग्स के जगह पे ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा, OFFSPRING होगा, ऑफ स्प्रिंग आंसर जाएगा, आपका आंसर बॉय हो जाएगा। समझता हूँ कि आप क्लियर समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। लिखा द हेड क्वार्टर ऑफ आर्मी, जो आर्मी का मुख्यालय है, इज इन दिल्ली, और दिल्ली में जो है, इट इज़ रियली वेरी सरप्राइजिंग, ये वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है,
दैट की यू डू नॉट नो, क्योंकि आप नहीं जानते, इवन, ठीक है, दिस फैक्ट, इस बात को। देखिए इसमें मैंने कहा था, इसमें बात करूं मैं तो द हेड क्वार्टर आपका सब्जेक्ट है, देख लीजिए, द हेड क्वार्टर आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑफ लगा है, तो ऑफ के बाद आर्मी आपका पार्टिटिव है। देखिए हेड क्वार्टर के लिए वर्ब ईज आया है, यानी ईज आया इसका मतलब हेड क्वार्टर सिंगुलर है। आगे सब ऑब्जेक्ट एरिया है, ईट आया है, ईट सिंगुलर आया है हेड क्वार्टर्स के लिए, ईट के बाद ईज आया है, सही है। तो इसमें थोड़ा सा आपसे मैं बात करूं तो मैंने कहा था कि आप एक मुख्यालय बताइए चाहे एक से ज़्यादा मुख्यालय बताइए, कभी आप हेड क्वार्टर नहीं लिखेंगे, गलत है, हेड क्वार्टर्स लिखा जाएगा, तो आपका यही आंसर होगा। हेड क्वार्टर के जगह पे आप हेड क्वार्टर्स लिखेंगे, आप इसके साथ एस लगा देंगे, सही हो जाएगा। और ये हेड क्वार्टर्स एस लगने पर भी ये सिंगुलर का काम करेगा, क्योंकि ये ईज आया है और आगे इसके लिए ईट भी आया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बहुत आसान कंसेप्ट है। लिखा है कि द हैव्स, ये देखिए हैव लगता है कि वर्ब है, लेकिन यहाँ नाउन का काम कर रहा है। लिखा है द हैव शुड नॉट टुक, सॉरी, लिखा है द हैव शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द, आगे लिखा है हैव्स नॉट, रेदर दे शुड ट्राई टू इनकरेज देम टू वर्क एंड हार्ड एंड अर्न देयर लिवलीहुड्स। अब इसको बनाने से पहले मैं थोड़ा सा बात करूँ, देखिए शुड वर्ब है, अगर ये शुड वर्ब है तो ये द हैव्स है जो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि वर्ब है, ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये नाउन का काम कैसे करता है, देखिए यहाँ पे अब आते हैं कंसेप्ट में। आइए देखिए, जब आप बहुत सारे धनी लोगों को बताते हैं, एक से ज़्यादा धनी लोग, जैसे कहते हैं ना द रिच बोलने पे मतलब बहुत ज़्यादा धनी की बात हुई, तो जब कभी आप एक से धनी व्यक्ति को बताते हैं तो नाउन के तौर पे धनी व्यक्ति को प्लुरल के सेंस में बताने के लिए कभी भी हैव नहीं लिखेंगे, हैव्स लिखा जाता है। हैव में एस जैसे ही लगाएंगे नाउन का काम करने लगेगा, और इसका द हैव्स का अगर मतलब देखिएगा, ये द हैव्स का मतलब हो जाएगा आपका द रिच मतलब बहुत ज़्यादा धनी मनी लोगों की समूह की बात होगी, प्लुरल में काम करेगा। यहीं अगर आप गरीब के बारे में बोलेंगे तो द पुअर जिसको कहते हैं, देखिए पुअर पर्सन की बात होगी तो एग्जाम में क्या करता है कि हैव्स नॉट लिख देगा, यानी हैव में एस लगा देगा, तो हैव्स नॉट नहीं होगा, हैव के साथ नॉट लगने पे हैव में एस ना लग करके नॉट में लगता है, तो हैव नॉट्स हो जाएगा, और ये प्लुरल का काम करता है। आप इसको समझिए द पुअर मतलब बहुत सारे गरीब लोगों की बात हो रही है, तो ये दोनों प्लुरल है, ए भी प्लुरल है, ए भी प्लुरल है। तो इसमें आप समझिए लिखा है द हैव्स, देखिए ए हो गया अमीर लोग, कह रहे अमीर लोगों शुड नॉट लुक, वो मतलब नहीं देखना चाहते हैं, स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट। अब देखिए हैव्स नॉट अगर देखिएगा तो आप यहाँ अमीर की नहीं बात हो रही है, गरीब की बात हो रही है, तो हैव और देखिए यहाँ पे अब ये देखिए हैव और नॉट एक है तो नॉट में एस लगा, और यहाँ देखिए हैव में एस लगा है, तो यही गलती है, हैव नॉट नहीं होगा, यानी हैव में एस नहीं लगेगा बल्कि नॉट में होगा, तो आप लिखेंगे हैव और हैव के बाद नोट्स हो जाएगा, आंसर जाएगा हैव नॉट्स हो जाएगा। क्लियर, मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, इसका आंसर आपका क्या जाएगा, तो आपका आंसर जाएगा बॉय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये आसान है। आई वांट टू, लिखा है सॉरी, आई वेंट द टेम्पल, मैं मंदिर गया था, विथ माई पेरेंट्स अपने माँ पिता के साथ, एंड माई आंट्स और अपने चाचियों के साथ, एंड माई कजिन सिस्टर और अपनी मतलब बहुत सारी बहनों के साथ। अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो आई सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है और बाकी सब के सब ऑब्जेक्ट हैं। अब इसको कंसेप्ट में देखिए, जैसे आप किसी चचेरा ममेरा या फुफेरा भाई बहन को बताते हैं तो आप या तो बोलते हैं कजिन ब्रदर या कजिन ब्रदर्स बोलते हैं, या कजन सिस्टर या सिस्टर बोलते हैं। तो याद रखिएगा जब कजन यूज करते हैं तो आप ब्रदर और सिस्टर लिखते हैं तो ये गलत है। कजन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर को अलग से नहीं यूज किया जाता है, तो आप याद रखिए कजन के साथ ब्रदर नहीं होगा, तो अगर एक भाई और बहन की बात करते हैं तो कजन होगा, और एक से ज़्यादा भाई और बहन की बात करते हैं तो कजन्स होगा, आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कजन के साथ कभी भी ब्रदर्स और सिस्टर का यूज नहीं होता है। तो कह रहा है कि मैं मंदिर गया था अपने माता पिता, अपने चाची के साथ और अपनी बहनों के साथ। ये देखिए कजन है यानी चचेरी ममेरी, ये बहनों की बात हो रही है, तो ये सिस्टर्स नहीं होगा, और एक से ज़्यादा बहन की बात हो रहा है इसलिए माई लिखेंगे, और माई के बाद कजन में एस लगाएंगे, कजन्स होगा, तभी एक से ज़्यादा बहन की बात होगी। तो आप सिस्टर्स को हटा के कजन में एस जोड़ देंगे तो आपका आंसर सी बन जाएगा, कजन्स होगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरे बात को समझ रहे हैं। 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, उसके पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए एक होता है ए से अफेक्ट, एक होता है ई से अफेक्ट, दोनों में अंतर है। ए से अफेक्ट होता है वर्ब है, इसका अर्थ होता है प्रभाव डालना, और ई से जो होता है अफेक्ट है नाउन है, इसका अर्थ होता है प्रभाव। ए से जो अफेक्ट है इसका अर्थ होता है प्रभाव डालना, ई से अफेक्ट होता है इसका अर्थ होता है प्रभाव, दोनों में अंतर है।
तो देखिए कह रहा है ग्रेजुअल नॉइज, ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। कह रहा है जो धीरे धीरे नॉइज हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबे अरसे से, लंबे समय से, मे हैव जस्ट एज हार्मफुल, वो हानिकारक है। और आगे लिखा है एन अफेक्ट एज, अब देखिए कह रहा है कि एक तरह से ये प्रभाव है, एज लाउड सर्डेन नॉइज। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करूं तो एन क्या है, एक तरह से आर्टिकल है। तो मुझे बताइए आर्टिकल के बाद वर्ब आता है कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है? तो सबको पता है कि एन आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है। तो नाउन आना चाहिए, तो अफेक्ट जब नाउन का काम करेगा तो आप ही देखिए नाउन का काम करेगा तो ए से अफेक्ट नहीं होगा, ई से होगा। तो आपका ये बिल्कुल यहाँ पे गलत लिखा है, आपका आंसर वहीं जाएगा। अफेक्ट की जगह पे आप सुधार करके इफेक्ट लिख लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो एन लगने के कारण अफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर बॉय हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको बनाने से पहले कंसेप्ट से बात करते हैं। देखिए अगर जैसे अभी कर्मचारी की बात करें, जैसे देखिए आर्मी में बहुत सारे लोग हैं तो कर्मचारी हो गया, मतलब कर्मचारी का समूह कहिए। अब जैसे एसएससी में आप ज्वाइन किए तो एसएससी में डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। आप कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारे कर्मचारियों का समूह होता है, तो उसको बताने के लिए प्लूरल में याद रखिएगा पर्सोनल होता है, ठीक है। ये देखिए आपका अर्थ देखिए थोड़ा सा इसमें मीनिंग चेंजेज है, इसका लिख लेना है PERSO, यही गलती है। या फिर ऐसे मैं कहूँ तो आप साफ समझिए, देखिए जब कर्मचारी के समूह को बताया जाता है तो ये निजी गलती है, यहाँ पे निजी गलत है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये मेरे से गलत लिखाया है, ठीक है। नाउन है, अगर कर्मचारियों के समूह को बताया जाए तो ये वाला देखिए पर्सोनल होता है, इसका आप लिख लीजिए, ठीक है। इसका हिंदी यहाँ लिख दिया हूँ मैं, तो ये पर्सोनल मतलब होता है कर्मचारियों का समूह। अगर निजी बात होता है तो देखिए यहाँ पे गलती है, ये पर्सनल होता है। और अगर कहीं व्यक्ति की बात होता है तो देखिए पर्सन या पर्सन्स होता है। ये निजी और कर्मचारियों का समूह का हिंदी एक दूसरे से चेंज कर दीजिए, मतलब ये पर्सनल वाला इधर और इधर वाला इधर हो जाएगा, ठीक है। कह रहे द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, मतलब लंबी दूरी जाने वाली ट्रेन, विच मेट विथ एन एक्सीडेंट, जिसके साथ एक दुर्घटना हो गया, वाज कैरिंग, जोकर ढोकर ले जा रहा था। अब किसको लेकर जा रहा होगा ट्रेन? सम आर्मी, अब आर्मी के जवान जा रहे थे तो आर्मी के क्या था, समूह था, कर्मचारी हो गए इसका मतलब। तो यहाँ देखिए पर्सनल, तो ए वाला होगा ना कर्मचारियों का समूह, ए वाला PER, तो आपका यही गलती है, सी में पर्सनल लिखा है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे PERSONNEL हो जाएगा। तो आपका आंसर पर्सनल आंसर आपका कट जाएगा। आप, मैं समझ रहा हूँ कि मेरे बात को आप समझ रहे हैं। आपको अगर इस दौरान किसी तरह की प्रॉब्लम है, ट्रबल है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे और आप ज़रूर मुझे फीडबैक देंगे कि ये कैसा लग रहा है आपको वीडियो, आपके अनुसार और क्या बेहतर होना चाहिए। और मैं बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर लेकर आया हूँ, आप खूब देखिए, खूब पढ़िए और खूब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नाउ थैंक यू।